हेलो हेलो बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इकोलॉजी यूनिट 5 का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स पर्यावरणीय मुद्दे, जो चैप्टर 16 के अंतर्गत आता है। तो चैप्टर 16 जो है आपका पर्यावरणीय मुद्दे, पर्यावरण क्या है और ये मुद्दे क्या होते हैं और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम आपको क्लास में करवाए हैं। इसके परिचय वगैरह सब बताए थे। परिचय में आप लोग को बताया गया था कि चैप्टर 16 का जो मतलब है पर्यावरणीय मुद्दे, इसका अर्थ क्या होता है और प्रदूषण क्या होते हैं और प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं और प्रदूषक को कितने आधार पर बांटा गया है। इन सभी चीज़ों को हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उसके आगे जो टॉपिक है जो कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपके एयर पोल्यूशन है ना। तो एयर पोल्यूशन क्या है और एयर पोल्यूशन के क्या-क्या कारण होते हैं और एयर पोल्यूशन के क्या-क्या कारण होते हैं, उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं और उसके क्या स्रोत होते हैं और फिर उसका नियंत्रण कैसे किया जाता है। इन सभी टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे और ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये लास्ट सेशन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ये है 16, जिससे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव्स को कवर किया जाता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इस बार जो 2025-26 सेशन के जो स्टूडेंट कैंडिडेट हैं वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2 फरवरी 2026 को आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए चैप्टर 16 को थोड़ा सा कवर करने का काम करेंगे। तो हम लोग देख रहे थे चैप्टर 16 में बताए थे कि ये क्या होता है। इसके आप लोग जानेंगे कि वायु प्रदूषण के क्या क्या मुख्य कारण होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, कवर करेंगे मेजर एयर पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूटेंट एंड देयर इफेक्ट, मेजर एयर पोल्यूटेंट एंड देयर इफेक्ट। इसमें जो है इसका हम लोग हिंदी देखेंगे कि वायु प्रदूषण, वायु वायु प्रदूषक एवं इसके प्रभाव, इसके प्रभाव, है ना। तो वायु प्रदूषण एवं इसके प्रभाव हम लोग देखेंगे कि वायु प्रदूषण क्या होता है और वायु प्रदूषक क्या होते हैं। इसकी चर्चा आपको क्लास में की जा चुकी है, इसके बारे में आप लोगों को बताया जा चुका है। तो आज हम देखेंगे कि वायु प्रदूषक जो है वो क्या है और वायु प्रदूषक क्या है, ये क्लास में आप देखे थे। आज देखेंगे इस वीडियो में कि वायु प्रदूषक एवं इसके प्रभाव, यानी कि जितने भी मेजर एयर पोल्यूटेंट होते हैं, जितने भी एयर पोल्यूटेंट जो मेजर होते हैं, जो मुख्य प्रमुख वायु प्रदूषक जो होते हैं वो कौन है, उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। यानी कि जो वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जो कारक होंगे उसको हम लोग बोलेंगे वायु प्रदूषक। अब वायु प्रदूषक से क्या हानि होने वाले हैं पौधे, जंतु, मनुष्य के लाइफ पर, उन सभी को भी हम डिस्कस इसी वीडियो में करेंगे। तो हम देखेंगे कि बहुत सारे वायु प्रदूषक हैं, जैसे कि सबसे पहला जो है आपका वो CO है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक्चुअली क्या होता है, तो कहा जाता है कि ये मुख्य वायु प्रदूषक माना जाता है। ये जो है यह एक मुख्य वायु प्रदूषक है, वायु प्रदूषक है, एक मुख्य वायु प्रदूषक है। जो, है ना, जो क्या होता है, रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है, तो कहते हैं कि जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन के जलने, जीवाश्म ईंधन के जलने एवं कह सकते हैं कि बहित, कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल, यानी इसको हम लोग लिखेंगे अंग्रेजी में, जीवाश्म ईंधन के जलने एवं ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल के स्मोक,
स्मोक से क्या होता है, रिलीज होता है, रिलीज होता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से इसको देखेंगे। सबसे पहला हमारा जो वायु प्रदूषक है, एयर पोल्यूटेंट है, वायु प्रदूषक जो हमारा पहला है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। यह एक मुख्य वायु प्रदूषक होता है ना, जो जीवाश्म ईंधन के जलने, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, फॉसिल्स फ्यूल है ना, फॉसिल्स फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन के जलने, और ऑटोमोबाइल के स्मोक यानी स्वचालित वाहन, ऑटोमोबाइल का मतलब होता है स्वचालित वाहन से मुक्त होता है कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अब इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके प्रभाव को हम लोग डिस्कस करेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड यदि वायुमंडल में रिलीज होता है, किससे रिलीज होता है, तो स्वचालित वाहन के धुआं से। फिर आपके, अगर आप जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गया आपका, है ना, गोबर का बना हुआ गोईठा हो गया, ये सब को आप जलाते हैं तो उससे आपका जीवाश्म ईंधन वो है, उसके जलने से क्या होता है, पेट्रोल डीजल वगैरह जब आप जलाते हैं, यानी कि पेट्रोल डीजल वगैरह जब आप इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो उससे आपका जो है, उसके जलने से जो वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड फैलता है, उससे क्या प्रभाव पड़ता है, जितने भी लाइफ है उस लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिविंग और ऑर्गेनिज्म जो है, जीवित जीव जो है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कहा जाता है कि इसमें से एस्फाइसेशन होता है, एस्फाइसिएशन, जिसको हम लोग कहते हैं एस्फाइसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप ध्यान में रखेंगे और नज़र भी बहुत ज़्यादा इस पर रखना है। तो कहा जाता है कि यहाँ पर आपका जो एस्फाइसिएशन जो होता है, ये एक्चुअली क्या करता है, तो आपके जो ब्लड होते हैं, ब्लड में ऑक्सीजन, यानी कि कहा जाता है कि ऑक्सीजन के परिवहन को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, ऑक्सीजन के परिवहन को ब्लॉक कर देता है। अगर यदि अगर मान लिया जाए आपको एस्फाइसिएशन समझ में अगर नहीं आए, तो आप एक्चुअली एक लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में पकड़िएगा कि जब ऑक्सीजन के परिवहन को ब्लॉक कर दिया जाए हमारे कहाँ पर, ब्लड में, जब ब्लड में ऑक्सीजन के परिवहन को ब्लॉक कर दिया जाए, है ना, तो उसको कहते हैं हम लोग एस्फाइसिएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एस्फाइसिएशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कहा जाता है इसको हम लोग कैसे, ये हमारे शरीर में किस प्रकार से ये जो बीमारी है, श्वसन संबंधी बीमारी है, लेकिन ये श्वसन संबंधी बीमारी हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करता है, हमारे शरीर में कैसे होता है। तो कहा जाता है कि हम लोग क्या करते हैं कि बड़े बहुत बड़े कण, है ना, बहुत बड़े कण को क्या करते हैं, श्वसन के दौरान ग्रहण कर लेते हैं, श्वसन के दौरान ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। जब हमारे शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड के लार्ज अमाउंट, जिसको हम लोग कहते हैं लार्ज अमाउंट, हम इसको इसको कह सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के लार्ज अमाउंट जब आपके शरीर में क्या करता है, एंट्री करता है, कब करता है एंट्री, श्वसन के दौरान, ब्रीथिंग, ड्यूरिंग ब्रीथिंग, है ना, श्वसन के दौरान जब आपके शरीर में जब ये एंट्री करता है, तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन ब्लॉक हो जाता है। बस उसी रोग को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्फाइसिएशन, उसी बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्फाइसिएशन। अब कहा जाता है, एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं कि ये जो है जीवाश्म ईंधन के जलने एवं ऑटोमोबाइल के स्मोक से रिलीज होता है। तो आपका जो जीवाश्म ईंधन है वो पेट्रोल है आपका, क्या है, पेट्रोल है आपका, डीजल है आपका, है ना, पेट्रोल है, डीजल है ना, ये सभी, उसके बाद आपका कोल है, ये सभी क्या है, जीवाश्म ईंधन हो गया, जिसके जलने से ये सब होता है। तो मुख्य रूप से हमें दो चीज़ों पर फोकस करना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड वातावरण में या वायुमंडल में जो रिलीज होता है, मुक्त होता है, वो जीवाश्म ईंधन के जलने से या तो फिर स्वचालित वाहन के धुआं से निकलता है, ठीक है। और निकल करके वहाँ के जो लाइफ होते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गए या जंतु हो गए, तो अगर उसके शरीर में श्वसन क्रिया के दौरान इसका बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट चला जाता है शरीर में, तो ब्लड में जाने के बाद क्या करता है, ऑक्सीजन के परिवहन को ब्लॉक कर देता है। ओके, चलिए, तो हम लोग अब दूसरा प्रमुख वायु प्रदूषक को देखेंगे, दूसरा मेजर एयर पोल्यूटेंट को देखेंगे, जिसका नाम है अनबर्न्ट
मतलब बिना जला हुआ हाइड्रोकार्बन हम इसको लिख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। ये आपका दूसरा वायु प्रदूषक है जो इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान आपको देना है। अब कहा जाता है इसका जो स्रोत होता है ना, यानी स्रोत का मतलब हो गया ये कहाँ से रिलीज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो कहा जाता है ये भी आपका जो है कि स्वचालित वाहन, है ना, स्वचालित वाहन, ये स्वचालित वाहन हो गया, प्लस आपका जो है जीवाश्म ईंधन के जलने से, बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल, यानी कि जीवाश्म ईंधन के जलने से, जीवाश्म ईंधन के जलने से। अब यहाँ देखिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड में भी यही चीज है, और इसमें अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन का भी जो स्रोत है निकलने का इन्वायरमेंट में या वायुमंडल में जो फैलता है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, वो स्वचालित वाहन के धुआं से, यानी स्वचालित वाहन का जो स्वचालित वाहन जो होता है उसका धुआं, या तो फिर जीवाश्म ईंधन के जलने से। अब बात होती है कि ये इसमें से बहुत कम मात्रा में, जो इम्पोर्टेंट है आपका वो ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जो है कि मिथेन जो होता है ये एबॉन्डेंट होता है, यानी इसको हम लोग लिखते हैं मिथेन जो होगा वो क्या होगा, एबॉन्डेंट होगा, एबॉन्डेंट हाइड्रोकार्बन होगा। मिथेन इसमें जो होगा वो क्या होगा, एबॉन्डेंट हाइड्रोकार्बन होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट करिएगा बढ़िया से, इस पर ध्यान आपका ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद आपका क्या होता है कि मार्सी, मार्सी एरिया होता है, जो मार्सी एरिया होता है वो हो सकता है, वहाँ से भी रिलीज होता है। या तो फिर पेडी फील्ड कह सकते हैं कि धान का खेत, धान का खेत, जब आप धान के खेत को जलाते हैं, धान कटने के बाद गेहूं लगाने का टाइम जब आता है तो आप धान का जो खुट्टी निकला हुआ रहता है उसको आप निकाई बुआई नहीं करते, उसको क्या करते, सीधे से आप जलाते हैं। जब उसको आप जलाते हैं तो जलाने के बाद क्या होता है कि जब उसको आप जलाते हैं, है ना, तो जलाने के बाद क्या करता है, उससे निकलता है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, जो वायुमंडल में जा करके जो स्वच्छ हवा है उसको पूरी तरह से प्रदूषित कर देता है। तो इस चीज़ को याद रखना होगा कि CH4 बहुत कम मात्रा में होता है, प्लस ये मार्सी एरिया, मार्सी एरिया भी जो है आपका अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन का स्रोत है निकलने का। उसके बाद धान का खेत भी कम नहीं है, जब जलाते हैं उसके धुआं में ये रहता है और ये वायुमंडल में फैल के प्रभावित करता है। आप कहते हैं इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके प्रभाव जो है क्या पड़ता है जीवन पर, तो कहा जाता है इसका जो प्रभाव है वो लंग कैंसर है, यानी कि फेफड़ा कैंसर, फेफड़ा कैंसर होता है। यानी जब हम इसको श्वसन क्रिया के दौरान अगर हमारे फेफड़ा में अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन चला जाता है तो हमारे अंदर क्या होती है, फेफड़ा कैंसर होता है। इसके स्रोत हो गए स्वचालित वाहन प्लस जीवाश्म ईंधन के जलने से, और CH4 इसमें बहुत कम मात्रा में होता है जो एक अन एबाउंडेंट हाइड्रोकार्बन है, और ये मार्सी एरिया में भी डिपेंड करता है, और ये धान के खेत से भी निकलता है, धान के खेत के जलने से धुआं में, और इसके प्रभाव क्या होते हैं, एक्चुअली फेफड़ा कैंसर होता है। ओके, चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार रिपीट करेंगे, बाद में पहले सब हम एक एक करके कवर करने का काम करेंगे। ओके, चलिए, तो सबसे पहला जो है आपका वो है आपका यहाँ पर देखेगा, सबसे पहला दो गो आपका बताया गया, अभी तक आपको दो गो बताया गया जिसका नाम था, एक था कार्बन मोनोऑक्साइड और एक था आपका जो है कि का ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। अब आपका जो आता है तीसरा, अब जो आपका जो है तीसरा आता है, उस तीसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, तीसरा जो आपका है वो इथिलीन है। वो क्या है आपका, इथिलीन है। ये एक्चुअली आपका क्या है, इथिलीन है। इथिलीन भी एक वायु प्रदूषक होता है ना, वायु प्रदूषक नया नाम है, आप सुने होंगे ज्यादातर, आप कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सुने होंगे, है ना, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सब सुने होंगे, SO2 ये सुने होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, एसओ सुने होंगे, सल्फर ऑक्साइड। लेकिन इथिलीन शब्द जो है काफ़ी कम वायु प्रदूषण पड़ने वाले स्टूडेंट को खबर आता है, लेकिन हाँ, इथिलीन पर फोकस करना होगा कि इसके जो स्रोत है वो क्या होते हैं। इथिलीन का जो स्रोत है वो क्या है, सोर्स। तो कहा जाता है इथिलीन रिलीज कहाँ से होता है ना, इथिलीन रिलीज होता है जिससे आप देखते होंगे कि कहा जाता है इथिलीन रिलीज क्या करते हैं कि एयर, यानी कि एयर हवा में रिलीज होता है
ड्यूरिंग फ्रूटिंग राइपनिंग, यानी कि फल के पकने के समय आप देखे होंगे ये रिलीज होता है। जब आप फल पकाने के लिए जाते हैं, है ना, जैसे मंडी वगैरह में जब फल आता है, केला हल्का कच्चा ले लिया, अमरूद हल्का कच्चा ले लिया, जो भी फल होता है स्टोरेज अगर मान लीजिए थोड़ा सा कच्चा कर लेते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, कार्बेट मिलाते हैं। कार्बेट नाम सुने होंगे। तो कार्बेट के रूप में या इथिलीन यूज किया जाता है, जो फल को पकाने में क्या करता है, अपना योगदान देता है। अब फल पकाते समय जब जब फल पकाने के मकसद से जब इसको हम छींटते हैं फल पर, कच्चे फलों पर, तो वो धुआं के रूप में जो होता है वो वायुमंडल में चला जाता है। अब वायुमंडल में जाने के बाद वो क्या प्रभाव करता है, तो उसके जो प्रभाव होते हैं वो क्या करता है, पत्ती, यानी कि पत्ती जो होता है बेवजह गिरता है। हरा पत्ता भी अगर पौधा में लगा हुआ है तो बेवजह गिर रहा है टूट करके। और ऐसे एक्चुअली जो पत्ता का गिरना है या फॉलिंग ऑफ लीफ जो एक्चुअली होता है, वो पत्ते के सूख जाने के बाद, जब पत्ता आपका सूख जाता है तो प्रॉपरली जब वो ड्राई हो जाता है तब जा करके वो फॉलिंग होता है। लेकिन अगर ऐसे ही नेचुरली अगर कोई पत्ता ग्रीन है और वो अपने आप गिर रहा है, तो समझ जाइए कि वो उस एरिया में या उसके आसपास में इथिलीन का जो है कंसंट्रेशन हाई है या इथिलीन ज़्यादा है, जो एक वायु प्रदूषक है, जिसके वजह से हमारा जो प्लांट है, जो प्योर लीफ है, यानी कि जो ग्रीन ही है ना, वो सूखा नहीं है, वो बेचारा ग्रीन अवस्था में ही क्या करता है, ये वो गिर जाता है, इमेच्योर स्टेज में वो फॉल कर देता है। तो इसीलिए हम कहेंगे इथिलीन एक वायु प्रदूषक। तो वायु प्रदूषक के प्रभाव से तो ये रिलीज कहाँ से होता है वो हम लोग देखते हैं कि फल पकाने के समय फल पकाने के समय हवा में मुक्त होता है। ये क्या मुक्त होता है, हवा में मुक्त होता है। ये स्रोत हो गया। अब इसके प्रभाव क्या होते हैं, अगर आप फल पका रहे हैं तो आप इथिलीन गैस के रूप में रहता है, उसको आप छींट देते हैं, तो जो उसका जो अमाउंट होता है, जो उसका जो कण होता है, जो आसपास एरिया में जो फैलता है, तो वो वायुमंडल में जा करके, है ना, वो पूरी तरह से जो स्वच्छ वायु है उसको प्रदूषित कर देता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमारे लाइफ पर तो कोई प्रभाव नहीं है, यानी मनुष्य ह्यूमन लाइफ पर, यानी मनुष्य के जीवन पर या किसी भी जंतुओं के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन हाँ, पौधे के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, यानी कि जो प्लांट होते हैं उसके लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। तो कहा जाता है कि पत्ता, यानी कि पत्ता जो होता है, पत्ता बे बेवजह, है ना, बेवजह गिरता है, पत्ता बेवजह गिरता है। हम इसको लिख सकते हैं, इसे समझ सकते हैं अंग्रेजी में, अगर एक लाइन में अगर समझना चाहेंगे तो, कि फॉलिंग ऑफ लीफ विदाउट पार्टिकुलर रीजन, यानी कि बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण का पत्ता का गिरना। समझ जाइए कि वो आपका इथिलीन इन्वायरमेंट में फैला हुआ, आसपास इथिलीन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगला हमारे पास जो प्रदूषक आता है वो NO और NO2 आता है। इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये दोनों ही नाइट्रोजन ऑक्साइड है, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। अब कहा जाता है इसके जो स्रोत होते हैं, एक्चुअली इसी लैंग्वेज में आपको कॉपी में लिखना है और रिवाइज करते रहना, ओके। तो स्रोत जो इसका है वो क्या है, बर्निंग, यानी कि जलना। क्या चीज़ के जलाने से ये निकलता है बाहर, तो कहा जाता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन को आप जब जलाइएगा तो ये वातावरण में फैलेगा। जीवाश्म ईंधन के जलने, है ना, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज एंड क्विक लैंग्वेज एंड फनी लैंग्वेज में है, समझाया गया आप लोगों को। और उसके बाद क्या है कि जीवाश्म ईंधन के जलने, या कह सकते हैं दहन, दहन भी लिख सकते हैं, या तो जीवाश्म ईंधन के जलने। अब एक लाइन में आप ये भी समझ सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि स्वचालित वाहन, स्वचालित वाहन, जो ऑटोमोबाइल एग्जस्ट होते हैं वो भी आपका जो है ना, उसमें NO या NO2 होते हैं। तो कहा जाता है स्वचालित वाहन और जीवाश्म ईंधन के जलने, ये दोनों मुख्य स्रोत माना जाता है किसका, NO का, यानी NO2 का, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड का ये स्रोत माना जाता है। अगर कोई प्रभाव पूछता है कि भाई बताइए इन्वायरमेंट में NO या NO2 की कंसंट्रेशन या सांद्रता बढ़ती है, तो उसका एक्चुअली क्या जो है कि हो सकता है प्रभाव हमारे जीवन पर,
तो कहा जाता है कि ये प्रकाश प्रकाश रासायनिक, है ना, प्रकाश रासायनिक स्मोक बनाता है। ये क्या चीज बनाता है? प्रकाश रासायनिक स्मोक बनाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि NO या NO2 के प्रभाव से वातावरण में यानी वायुमंडल में क्या बनते हैं? प्रकाश रासायनिक स्मोक, जिसको फोटोकेमिकल स्मोक भी कहते हैं, आप सुने होंगे। दूसरी बात क्या है कि ओजोन परत प्रभावित होता है। ओजोन परत क्या होता है? प्रभावित होता है। इससे अम्ल वर्षा होती है। ये अम्ल वर्षा के क्या करते हैं? अम्ल वर्षा करवाते हैं। उसके बाद इससे ब्रोंकाइटिस होती है, यानी कि ब्रोंकाइटिस अगर लिखते हैं तो हम लोग इसे लिखेंगे ब्रोंकाइटिस, है ना, ब्रोंकाइटिस। ये ब्रोंकाइटिस भी इससे होती है। एक्चुअली ये लैंग्वेज को फिर से देख लेते हैं, स्पेलिंग को। ये हो गया आपका ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस का मतलब जो लंग्स का जो ब्रोंकी होता है वो इफेक्टेड होता है इसमें, उसी इसी को कहते हैं ब्रोंकाइटिस। जब ब्रोंकी में इन्फ्लामेशन हो जाता है ड्यू टू NO या NO2 के द्वारा, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकाइटिस। तो देखिए बहुत सारे प्रभाव है। प्रकाश रासायनिक स्मोक बन रहा है, ओजोन परत अपक्षयित हो रहा है, अम्ल वर्षा हो रही है, ब्रोंकाइटिस हो जाती है मनुष्य को। उसके बाद लंग्स कैंसर, एम्फाइसीमा। एक्चुअली एम्फाइसीमा इज रिलेटेड टू लंग्स कैंसर, या कह सकते हैं एम्फाइसीमा इज रेफरेंस टू कैंसर। तो एम्फाइसीमा एक्चुअली है यानी कि बैड हैबिट ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग के बैड हैबिट से ज़्यादा आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको एम्फाइसीमा जैसे डिजीज हो सकती है। तो लेकिन एक एक्चुअली स्मोकिंग करने से होता है, लेकिन आप देखे होंगे कि अगर इन्वायरमेंट में NO या NO2 है तो आप स्मोकिंग करें या ना करें, अगर आपके आसपास NO या NO2 बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर आपका आवागमन या एवरीडे लाइफ अगर मान लिया जो सर्वाइव हो रहा है, पूरा बॉडी आपका वहाँ पर सर्वाइव हो रहा है, आवागमन हो रहा है, तो आपके वो यानी कि ब्रीथिंग के द्वारा आपके शरीर में चला जाएगा और आपको जो है कि एम्फाइसीमा से ग्रसित कर सकता है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जिसका नाम है, नेक्स्ट जो आपका आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, नेक्स्ट SO2 और SO3, जिसका बारी था या जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे बेसब्री से, वो प्रदूषक आपके सामने आ जाता है। वो आपका पोल्यूटेंट वायु प्रदूषक आपके सामने आ गया, SO2 SO3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कहा जाता है यहाँ पर जो SO2 और SO3 है, ये सभी सल्फर ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड हैं, उसके रूप है SO2 और SO3। कहा जाता है कि इसके जो स्रोत होते हैं, है ना, इसका जो स्रोत होता है वो कोयला के जलने से निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब कोयला क्या करता है, जलता है, तो कोयला के जलने से ये बाहर निकलता है। ओके, कोयले के जलने से बाहर निकलता है। और जो रिफाइनरी होते हैं, तेल शोधक जो फैक्ट्री वगैरह, जैसे कि बरौनी, हमारे यहाँ बिहार में जो बरौनी है, यानी कि बेगूसराय ज़िला के अंतर्गत आता है बिहार में, तो बरौनी में आप देखे होंगे कि वहाँ पर तेल शोधक यानी कि फैक्ट्री लगा हुआ, जिसको बोलते हैं रिफाइनरी, है ना। तो रिफाइनरी का मतलब क्या होता है? जो ऑयल को रिफाइन करता है ना, उसी को कहते हैं ऑयल रिफाइनरी। तो जो ये निकलता कहाँ से है? तो कोल बर्निंग, स्मेल्टर और ऑयल रिफाइनिंग से निकलता है। तो हम लोग लिखते हैं कोयला जलाने से, कोयला जलाने से ये उत्सर्जित होता है वातावरण में, कोयला जलाने से। और हम इसको प्लस कर सकते हैं कि ऑयल रिफाइनरी यानी कि तेल शोधक, इसको लिखेंगे जहां पर तेल का शुद्धिकरण होता है, तेल शोधक उद्योग, है ना, इससे ये बाहर निकलता है। आप लोग देखेंगे एक्चुअली आगरा के पीछे एक तेल शोधक जो है कि कारखाना है ना, रिफाइनरीज है, वहाँ से बहुत सारा SO2 निकलता है और वो इन्वायरमेंट में फैला रहता है। और जब बारिश होती है, जब रेन होता है, बारिश होती है, तो वो वाटर से यानी H2O से SO2 रिएक्शन करके H2SO4 बनाता है और वो पृथ्वी पर नीचे आता है, जिसको हम लोग एसिड रेन कहते हैं। तो ये सारे चीज़ क्या है कि वायु प्रदूषण से ही ये सारे प्रॉब्लम या ये सारे कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल इशू का एक्चुअली जो मीनिंग होता है वो यही है कि पर्यावरण हमारा जो है अब वो खतरे में है।
इसीलिए इस चैप्टर का जो शीर्षक है वो इन्वायरमेंटल इशू लिखता है कि पर्यावरण जो खतरे में है ना, खतरे को दर्शाने का काम करता है, उसी को हम लोग कहते हैं पर्यावरणीय प्रदूषण या पर्यावरणीय मुद्दे कहते हैं। तो पर्यावरणीय मुद्दे का सबसे इम्पोर्टेंट अगर पूछा जाए कि वायु प्रदूषक में सबसे ज़्यादा खतरनाक जो होता है प्रदूषक वो SO2 SO3 होता है। ओके, अब एक सवाल आता है कि सर कुछ और भी टर्म हैं जो हम डिस्कस करना चाहे, डिस्कस आप कीजिए कि जैसे कि अगर कोई बोलेगा कि CO2 एक वायु प्रदूषक है तो हम बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, एक्चुअली नहीं, क्योंकि CO2 आपका जो है वायु प्रदूषक है ही नहीं। अगर CO2 वायु प्रदूषक होता तो हम आपको यहाँ पर बताते हैं क्यों नहीं है, क्योंकि CO2 क्या करता है कि CO2 क्या करता है, वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और ये जितने भी गैस आप देख रहे हैं इन सभी को एब्जॉर्ब ना ही प्लांट करता है ना ही कोई एनिमल करता है। इस कारण से ये सभी इन्वायरमेंट में फैले हुए रहते हैं, जिससे वायु प्रदूषण का खतरा बना रहता है। तो अब नेक्स्ट स्रोत इसका हो जाने के बाद इसके प्रभाव जो पड़ने वाले हैं वो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कहा जाता है कि लाइकेन और जो मॉस होता है, मॉसेस लाइकेन क्या करता है, वृद्धि नहीं करता है। कहा जाता है इसके जो प्रभाव है यानी कि मॉसेस, आप लोग देखे होंगे मॉसेस क्या है, तो मॉसेस आपका जो है ये प्लांट से मॉसेस, और एक क्या हो गया, लाइकेन हो गया, ये क्या हो गया, लाइकेन। तो कहते हैं लाइकेन और मॉसेस की वृद्धि, है ना, लाइकेन और मॉसेस की वृद्धि SO2 वाले क्षेत्र में नहीं होता है, SO2 वाले क्षेत्र में नहीं होता है, क्षेत्र में नहीं होता है। आप इस तरह से लिख लेंगे बढ़िया से कि मॉसेस प्लस लाइकेन की वृद्धि SO2 वाले क्षेत्र में नहीं होता है। ये क्या है, आपका प्रभाव हो गया किसका, SO2 या SO3 प्रदूषण का। ओके, अब कहा जाता है कि ये सूचक होता है, ये दोनों को सूचक कहा जाता है। कहा जाता है कि मॉसेस और आपका जो लाइकेन है ये दोनों एक्चुअली आपका क्या है कि सूचक है, इंडिकेटर होता है। क्या होता है, इंडिकेटर, कि अगर मान लिया जाए ये दोनों वहाँ पर नहीं है तो आप समझ जाइए कि वो पूरे एरिया में SO2 या SO3 का क्या है, पूरी तरह से घना जाल वहाँ पर बिछा हुआ है। तो SO2 और SO3 को जो है पहचानता कौन है, मॉसेस और लाइकेन। तो अगर SO2 और SO3 वहाँ नहीं है तो अगर वहाँ नहीं है तो वहीं पर लाइकेन और मॉसेस होगा। अगर SO2 और SO3 की सांद्रता वहाँ पर है तो इन दोनों की वृद्धि वहाँ नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं ये दोनों इंडिकेटर है किसका, SO2 और SO3 का। चलिए, तो इस तरह से आप जान चुके हैं। अब कहा जाता है CO2 जो होता है, CO2 नोट में हम इसको करेंगे, CO2 क्या करता है, वायु प्रदूषक नहीं है, वायु प्रदूषक नहीं है। CO2 आपका वायु प्रदूषक क्या है, नहीं है। इस तरह से आप लोग देखेंगे। चलिए, तो वायु प्रदूषक प्रमुख वायु प्रदूषक हम आपको बता रहे थे। तो कौन कौन से वायु प्रदूषक है उसको एक बार फिर से रिलीज कर लेंगे। हम लोग आज के सेशन में हम लोग क्या देख रहे थे, चैप्टर 16 जिसका नाम है पर्यावरणीय मुद्दे। तो पर्यावरण मुद्दे में आपको जो है कि हर एक चीज को समझाया जा चुका है। इसके शीर्षक का अर्थ, इस प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं, और प्रदूषक क्या होता है, प्राथमिक प्रदूषक क्या है, द्वितीय प्रदूषक क्या है, स्मोक क्या होता है, SMOK स्मोक क्या होता है, SMOKE स्मोक, ये आपका धुआं हुआ, एक होता है स्मोक। हम बात कर रहे हैं एक्चुअली स्मोक का, SMOG स्मोक, जो दो तरह का आपको बताया गया था, है ना। एक लंदन स्मोक था, एक आपका क्या था, एक आपका लंदन स्मोक था, एक था फोटोकेमिकल स्मोक था। तो लंदन स्मोक और फोटोकेमिकल स्मोक हम लोग देख चुके थे। उसके बाद हम लोग जो है कि आज की वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि जो क्लास में हो चुका था उसको ये रिपीट नहीं किया जाएगा, उसके आगे देखेंगे। तो वायु प्रदूषक एवं इसके प्रभाव। तो वायु प्रदूषक हमारा CO है, ये क्या करता है, यह एक मुख्य वायु प्रदूषक है जो जीवाश्म ईंधन के जलने एवं स्वचालित वाहन के धुआं से रिलीज होता है, बाहर निकलता है। इससे कौन सी बीमारी होती है, तो एक्सपाइसिएशन होती है। क्या होता है ये बीमारी, जिसमें आपके ब्लड में O2 के परिवहन को ब्लॉक कर देता है, यानी ऑक्सीजन के परिवहन ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, नहीं होगा।
खाली CO2 का होगा, यानी कि दूसरे चीज़ का, दूसरे गैस का होगा, उसमें ऑक्सीजन का परिवहन आपके शरीर में नहीं होगा। अब कहा जाता है ऐसा बड़ा बीमारी होता हम लोग को कैसे है, तो वातावरण में जो CO होते हैं उसके बड़ी मात्रा, थोड़ा बहुत मात्रा नहीं, थोड़ा बहुत मात्रा जाने पर वोमिटिंग होती है। एक्चुअली वो नॉर्मल केस हुआ। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में ये चला गया तो आपके श्वसन क्रिया के दौरान जब ये जाता है तो आपके अंदर O2 के परिवहन की क्रिया को ब्लॉक कर देता है। उसके बाद दूसरा हम लिए थे अनब्रंट हाइड्रोकार्बन। इसका स्रोत क्या था? स्वचालित वाहन और जीवाश्म ईंधन के जलने से। अब कहा जाता है CH4 भी इसमें होता है, यानी अनब्रंट हाइड्रोकार्बन में एक CH4 भी आते हैं जो एबॉन्डेंट हाइड्रोकार्बन है, और ये मार्सी एरिया या धान के खेत से ज़्यादा उत्सर्जित होता है। इसके प्रभाव को हम लोग देखे थे कि ये किससे कौन सी बीमारी फैलाता है, तो फेफड़ा कैंसर। इससे कौन सा कैंसर होता है? फेफड़ा कैंसर। उसके बाद हम डील किए थे इथिलीन। इथिलीन भी एक स्रोत है वायु, यानी कि इथिलीन भी एक वायु प्रदूषक है, जिसका स्रोत क्या है कि जब हम फल पकाने के लिए इसको हम यूज करते हैं तो ये गैस के रूप में रहता है, और ये क्या करता है? हवा में चला जाता है उड़ करके, और पत्ता बेवजह गिरता है। यानी इसका प्रभाव क्या होता है कि हरा पत्ता भी है तो अपने आप गिरेगा। किसके प्रभाव से? इथिलीन के प्रभाव से। अब NONO2 आया, यानी अब चौथा आपका प्रदूषक जो है NONO2 है। कहा जाता है कि जीवाश्म ईंधन के जलने या स्वचालित वाहन, है ना, इन दोनों के द्वारा NONO2 वातावरण में निकलता है। इसके प्रभाव क्या है? तो प्रकाश रासायनिक स्मोग बनता है, ओजोन तैयार होता है, अम्ल वर्षा होती है, ब्रोंकाइटिस होता है, और एम्फाइसीमा होती है। ओके। उसके बाद SO2 SO3 बताए थे कि ये सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वायु प्रदूषक है, जो कोयला के जलाने से या तेल शोधक उद्योग से निकलता है, यानी कि बरौनी राइफरी कह सकते हैं, ऑयल रिफाइनरी से निकलता है। इसके प्रभाव है कि ये मोसेस और लाइकेन की वृद्धि SO2 वाले क्षेत्र में नहीं होता है। सूचक ये मोसेस प्लस लाइकेन, यानी कह सकते हैं कि ये क्या है? मोसेस प्लस लाइकेन, है ना, ये सूचक होता है। जब ये पोल्यूटेड एरिया में नहीं उगेगा तो हम कह सकते हैं ये दोनों इंडिकेटर है, नॉट CO2 वायु प्रदूषक नहीं होता है। ओके, चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। कल हम नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है, और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया गया है, और उन सभी से ऑब्जेक्टिव को भी कवर करने का काम करेंगे। तो इस वीडियो को देखें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, और जो चैनल है सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0 उसको सब्सक्राइब करें। और अभी जो बैच है 12th का नया शुरू हुआ है, 9 से 10 उसका टाइमिंग है, तो फास्ट उसमें ज्वाइन करें अच्छे रिजल्ट के लिए। चलिए, थैंक यू।